बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है। उस पर भी बात करेंगे। तमाम चैनल्स पर इस हवाले से जो है कवरेज रही। इस हवाले से हमने आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले आबद शेर अली की एक वीडियो है, उससे हवाले से हम बात करेंगे। असद खरल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। असद खरल साहब, आबद शेर अली की एक वीडियो जो जहांगीर तरीन के घर के बाहर उन्होंने लंदन में रिकॉर्ड की, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में वीडियो तो वो पुरानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो तो वो पुरानी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज से वो कोरिलेट करती हैं। आबर शेर अली नो डाउट के नवाज शरीफ साहब के या पी एम के एक सीनियर लीडर हैं, और नवाज शरीफ साहब से या उनकी फैमिली से बड़ी उनकी कुर्बत भी है। उनकी जानब से एक वीडियो, और वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लाइज की, उसमें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और फैसल वाडा के हवाले से। वो तो पहले मेरा ख्याल है वीडियो सुना लेते हैं, और उसके बाद जो है जो नई पार्टी, ख़ास तौर पे इसलिए वीडियोस चलाने का ज़रूरत है कि अब जो तारक साहब हैं, जो मामले खसूसी है वज़ीर आज़म के, वो और मौजूदा जो हुकूमत है उनकी जानब से जब ये पार्टी की कल बुनियाद रखी जा रही थी एक मकामी होटल में, तो उनकी जानब से ये कहा गया कि हम इस पार्टी से, जहांगीर तरीन के साहब की जो नई पार्टी है उससे हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और उसको उन्होंने वेलकम भी किया। इसी तरीके से आपने देखा कि इससे पहले अगर बात की जाए तो अता तारड़ साहब का एक और भी शॉट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब और अली जैदी साहब और दीगर कुछ रहनुमाओं का नाम लेके, वो भी अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक दिन पहले की बात है वो भी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने अच्छा किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वो लेबल नहीं अपने कम अज़ कम माथे पर लगाया। तो अब मामला यह है कि एक तरफ तो ये जो है पार्टी हो रही है, और उस पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट आ गया है। अब एक 2022 के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से एक और पार्टी जो है वो भी रजिस्टर्ड हुई है। उस हवाले से हम वो दिखा भी सकते हैं, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस हवाले से उन्होंने, अब ये पार्टी जो ही ये खबर आई है तो दोबारा कल वो मैदान में आ गए, और उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी हम 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी रजिस्टर्ड करा चुके हैं 1 साल पहले, और अगर या तो ये नाम वापस लें और या जो है ये फिर हम इनके खिलाफ चाराजोई करेंगे, वो स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कल जब ये मकामी होटल के अंदर इस पार्टी की तकरीब हो रही थी, उस दौरान एक झंडा जो है उसकी रूनुमाई भी होनी थी, और वो बाकायदा वहाँ पे पहले शेयर भी कर दिया गया मीडिया के साथ, और वहाँ पे भी उस पर भी कुछ रहनुमाओं के तफजात थे कि इसके अंदर जो है एक पार्टी जो है PTA की मुमासलत है, नुमाया वही 2 रंग है, एक छोटा सा बीच में वाइट कलर है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ आपने देखा था कल जो रहनुमा थे, कुछ जो बड़े जो है PTA के चेयरमैन के जो उनके बड़े अहम वजीर भी थे और बड़े एक्टिव थे, और भी इनके कुछ लोग जो है वो स्टेज पर बैठने से उन्होंने गुरेज किया, और वो मुंह भी छुपा रहे थे। और कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में चेयरमैन PTA ने कहा कि मुझे उन लोगों से जाने से बड़ा दुख हुआ, और वो तराने भी बनाते रहे, वो भी साथ बैठे हुए थे, दाएं बाएं आपको नजर आए। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सीज है कि वो बंदा जो कि अभी ये मैंने खबरें भी सुनी है, हमारी टीम ने बताया शायद कि बरतानिया जा रहे हैं या कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी, और परवेज खटक साहब के हवाले से भी, उनके जो टेलीफोनिक राब्ते हुए और उनके जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने की भी इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल अभी जो होगी चीज़ वो देखी जाएगी। अभी फिलहाल अब मामला ये है कि ये PMLN जो है सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, जब इनकी पंजाब हुकूमत थी या वफाक के हुकूमत थी, ये बड़ी क्रिटिक रही है, और इनकी शुगर बिलों के ऊपर बड़े डिस्प्यूट थे, कोर्ट्स के अंदर मामला चलते रहे, और बड़े वो संगीन इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। पहले वो वीडियो आबर शेर अली साहब की ज़बानी, और बड़ी अच्छी उन्होंने रिपोर्टिंग की माशाल्लाह। हमने फिर भी कुछ कोशिश की है कि ऐसे काबिल इतराज़ या गैर इखलाकी जुमले उससे बीप टोन लगाने की, लेकिन बहरहाल वो सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं, स्पॉन्सर जिसका नाम जहांगीर खान तरीन है, गरीब हारियों और जो पाकिस्तान के किसान हैं उनकी दौलत लूट के ये सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर फार्म हाउस है। जो मेरा सवाल है कि ये कांस्टेबल का बेटा, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाला, ये इतने बड़े बड़े घर जो लंदन का इलाका न्यूबरी है वो कैसे बना सकता है? मेरे प्यारे पाकिस्तानी, ये वही घर है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीनी चोर जहांगीर खान तरीन को नाअहल करार दे दिया। ये बीमारी का बहाना लगाकर इस चीनी चोर को मुल्क से फरार करवाया, इस फ्रॉडिये को मुल्क से भगाया। ये चीनी चोर बीमार नहीं है जिसका नाम जहांगीर खान तरीन है, ये चीनी चोर बीमार नहीं है। यहाँ पे इसने पिछले 3 महीने से
तकरीबन पाकिस्तान के गरीब आवाम का 8 अरब रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र किया पिछले 3 महीनों में। वो किन सोर्सेज के ज़रिए आया, वो किसके ज़रिए आया, और इसका भी सवाल जवाब देने वाला, लेने वाला, क्योंकि इस पाकिस्तान में ये स्पॉन्सर है। आबर शेर अली की ज़बानी सुनी और बहुत सारी चीज़ें हमने हज़फ भी करने की कोशिश की है। मामला ये है कि बहुत तवील वीडियो थी, तकरीबन 4 मिनट से भी ज़्यादा थी, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो कहते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो हुकूमत वफाक में भी आबर शेर अली साहब के जो है इनकी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला इनकी पार्टी के हैं, FIA इनके मुताहत है, नई तरमीम के बाद इनको मुताहत कर लिया। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कार्रवाई करें। इन्होंने फैसल वाडा का नाम लिया, इन्होंने जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया और अरबों रुपए की जो बता रहे हैं जिस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगाए। वीडियो मौजूद है, पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से एक तो ये है कि हमने जहांगीर तरीन साहब के जो है उनको, या उनके जितने भी करीबी लोग हैं, उनको भी टीम की जानब से मैसेज किए गए कि वो मौक़िफ़ देना चाहें। ट्विटर के ज़रिए भी उनको इन्वाइट किया गया, फैसल वाडा साहब को भी, और इस तरीके से आबर शेर अली साहब को, कि या तो इन चीज़ों के बारे में वो बता दें कि झूठ बोल रहे थे वो, या अगर ये सही है तो उनकी हुकूमत है, कार्रवाई करे। क्योंकि उनके लोग जो हैं वो अता तारड़ साहब जो है उनका भी कल का बयान रिकॉर्ड पे है, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और आज भी उन्होंने, कल भी, परसों भी बयान दिया था, उससे पहले भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से और एक्सेप्टेंस भी उन्होंने की, जो इस सारी पार्ट लोग इनके साथ मिल रहे हैं। तो अगर शॉर्ट रेडी हो तो वो भी हम चला सकते हैं, कि ताकि जो इनकी पार्टी के लोग हैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में वो क्या ख्यालात रखते हैं। लाडले खान ने इन्हीं ताखीरी हरकों का इस्तेमाल किया है। आज वो जेल में होता और गुड टू सी यू ने रिलीज ना किया होता तो कल अब्दुल रज़ाक शर को शहीद ना किया जाता। ये जुर्रत कहां से आती है कि आप अपने खिलाफ केसेस के अंदर जो दरखास्त गुजार हैं, जो वकील हैं, जो पैरवी करने वाले हैं, आप उनको कत्ल करवा दें। अब ये मैंने बात की तो पूरी दुनिया जाग उठी कि जी आपने ये बात क्यों कर दी, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कल उनके बेटे की तरफ से नामजद पर्चा कराया गया इमरान न्याज़ी साहब पे कि मेरे वालिद संगीन गद्दारी के मुकदमे में पेश हो रहे थे, दरखास्त गुजार थे, ईमा पे उनको कत्ल किया गया। अब एक शख्स कत्ल पे उतर आया, पहले उसने तोशाखाना की चोरी की, अलकादिर की करप्शन की, उसने बिलियन सुनामी किया, उसने BRT की। ये राजा साहब और हम मेरे मौजूद थे बाहर, और जिस बुरे तरीके से हमला किया गया, देखिए ये कौन लोग हैं? ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिनको आदत पड़ गई, जिनका ख्याल है कि उनका वजूद पाकिस्तान की रियासत से बड़ा है। रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जी नाज़रीन, ये भी आपने सुन ली, और ये भी उन्होंने कहा था कल जब पार्टी की लॉन्चिंग हो रही है और दूसरी तरफ इनका बयान आ रहा था कि हम पार्टी जो है वो इसको सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और उन्होंने बयान दिया, बाकायदा रिकॉर्ड पे चीज़ मौजूद है। एक तरफ जो उसामा ने अभी बात की, जी उसामा आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहे थे, अब उसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ये बल आप बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये कंफर्म खबर है कि जहांगीर तरीन ने आज लंदन आम शख्सियत से मुलाकात के लिए जाना था और उन्होंने वो दौरा मुलतवी कर दिया और कल लंदन के लिए रवाना होंगे। चले, मतलब कल चले जाएंगे, मतलब इसका मतलब मुलतवी तो ना हुआ, आम शख्सियत से उनकी मुलाकात है आज। अच्छा, वो तो खबरें गर्दिश थी, कर रही थी। बहरहाल कल अगर जा रहे हैं तो इसमें तो कोई ऐसी अनहोनी बात मैं समझता हूँ कि नहीं है, तो मे भी उनकी अपनी कोई चीज़ें, सेटिंग वगैरह चीज़ें। बहरहाल आज का दौरान अब इसके अंदर दो और चीज़ें भी आई हैं। कल का प्रोग्राम जो है मेरा ख्याल है गालबन शामी साहब का प्रोग्राम और जो जामी साहब के हवाले से नुक्ता नज़र, उसके हवाले से मेरी कुछ चीज़ें जो है नज़र से गुजरी हैं कि वो सुहेल वड़ाई साहब भी गालबन प्रोग्राम में थे, और उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के अजीब से सवाल उठा दिए हैं कि अगर ये चीज़ नई पार्टी बनती है तो नून लीग के साथ इलाक होता है या नहीं होता, तो फिर वोट बैंक किधर जाएगा, या नून लीग जो है उसको इसको क्या आने देगी, या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। बिल्कुल। उसके बाद शाहजेब खान ज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी कुछ सवाल उठाए गए। मसला वही है कि जो वोट बैंक जो है ये किधर जाएगा, वोट बैंक का मसला है। इन लोगों को जो है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो कल की हुकूमत यानी PTI, कल की हुकूमत ही वफाक में, पंजाब में, KPK में, अभी भी AGK में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, या बाकी जगहों पे भी जो मामला थे कि GB में उनकी हुकूमत है। तो आज वो अपोजिशन और बाद इकलौती पार्टी जो उस वक्त हुकूमत की अपोजिशन है। अगर ये लोग जो जहांगीर तरीन साहब या बाकी इमरान खान की जो B टीम सारी जो चली गई है उधर, तो वोट इनको कौन देगा? और यही वजह है जो खबरें ये भी आई, और मेरे दोस्त एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बाजवा का इंटरव्यू भी किया था और सारे चैनल ने फिर उसको चलाया भी, कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। उन्होंने, हाँ जी, शायद मिथिला साहब, उन्होंने भी ट्वीट 3-4 अभी मेरी नज़र से गुजरे हैं। वो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने, बकौल उनके जो ट्वीट उन्होंने किए हैं, मैं उसका क्रक्स बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने ज़राए से, उनके करीबी ज़राए को दावा किया, मेरी बात हुई है या साथियों से, लाहौर में घर भी ले लिया पार्टी के वाले से। फिर ये कहते हैं कि उन्होंने तो और भी दावे किए हैं मुख्तलिफ इदारों या एजेंसी से रिलेटेड भी, तो चूँकि पब्लिक डोमेन में है कि वो
जो है ना, उन्होंने कहा जी मुझे तो इस तरह हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वोट हमें जो है अगर हम ये सारे बंदे ले भी लें तो हमें सीट तो एक नहीं निकाल सकेंगे। तो हमें ये सूट करता है कि हम बकौल उनके कि नून लीग जो है ना, नून लीग के साथ हम अगर एडजस्टमेंट कर लें, जो तारड़ साहब ने ऑलरेडी उसका इंदिया भी दे दिया है, जो अता तारड़ साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी और वह आदमी है 3 जनरेशन से नून लीग के साथ चल रहे हैं, और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ और शहबाज या मरियम हमजा सब के लिए वो इक्वली एक्सेप्टेबल है। तो उनकी जानब से बयान आना, फिर वो जहांगीर तरीन का लंदन रवाना होना, और ये वो चीज़ें जो इंटरलिंक्ड हो रही हैं, फिर वो जिस तरह मैंने बताया 2 प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई और यही सवाल बीच बार बार आ रहे हैं। तो अब मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक बड़ी, अब खटक साहब से भी वो राब्ते पे कर रहे हैं। अब खटक साहब ने भी अभी ये कह रहे हैं राब्ते हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी की ऑफर भी की जा रही है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वोट बैंक जो पीटीए वो किधर जाएगा? क्या इनको तो बंदा नहीं वोट देगा? इनके ऊपर तो पीटीए के लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, इनको गद्दार कह रहे हैं, वोटर जो है वो किधर जाए? अब आगे आता है सिनेरियो कि चौधरी परवेज अली साहब है प्रेसिडेंट पीटीआई के, वो भी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, मोनसलाई के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, बख्तरबंदियों से घर उनके तोड़े जा रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने। इमरान खान या सॉरी जो ये इनके जो मतलब एक पार्टी है, पार्टी के हवाले से जो वोट बैंक है वो तो उसी को देगा ना जो कायद उनका कहेगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाइस जो जिसको कहते हैं वोट तो उसको मिलेगा। एक और इसमें हैरान कुन बात है कि नवाज शरीफ साहब खुद सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है, फिलहाल तो नाअहल है ना, जब तक अहल नहीं होंगे वो टिकट भी आपको पता नहीं दे सकते, तो सेनेट की टिकटें वो वापस सारे मसले मसाइल हुए, ठीक है, उसके अंदर बकौल उनके हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हुई और हुई भी, मैं यकीन कहता हूँ कई जगहों पर हुई है। अब इस तरह जहांगीर तरीन साहब जो है अगर उनकी पार्टी बन भी, जो पार्टी तो पहले ही नहीं आ गई ना सामने, उन्होंने क्लेम कर दिया, रिकॉर्ड पे बात जो की है उन्होंने, फिर अगर बना भी लेते किसी और नाम से भी, लेकिन वो खुद साइन करके किसी को टिकट भी नहीं दे सकते, वो खुद नाअहल है सुप्रीम कोर्ट से। क्या उनको दोनों को यकीन है कि वो चले नवाज शरीफ पहले जिस तरह बाहर से, तो वो तो खुद एमएनए इलेक्ट नहीं हो सकते, तो वो पार्टी के जो कायद क्या उनका सिनेरियो होगा? तो मेरे ख्याल ये चीजें बड़ी जो गुडमुड हो रही हैं, और आगे जो शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी जहांगीर तरीन साहब से नहीं बनती, अलीम खान और चौधरी बरादरान का आपस में फड्डा है, जहांगीर तरीन और चौधरी बरादरान एक पेज पे हैं, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है दोनों। अब ये सारी चीजें, और वो चौधरी बरादरान उस वक्त भी देखे उसके साथ पीटीए के चेयरमैन के बैठ के भी उन्होंने साबिक आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं करनी दी थी, और जो बातें की उन्होंने वो रिकॉर्ड पे की, नैपियां बदलने वाली उन्होंने बात की, और ये भी उन्होंने कहा कि हम नहीं, आप बात जो करेंगे हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो लाजा ये है कि ये जो चीज़ है, जो सारी चीज़ें बन रही हैं, ये एक बड़ी आपस के अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि ये जो लोग बैठे हैं 150 वाले जो बंदे आए थे टिकट होल्डर वगैरह से, इनको तो हल्कों से काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। तो अब ये बातें रियलिटी हमने बयान करनी है ना, लेकिन अब ये है कि इसके अलावा हमारे पास अगर एक बच्चे की वीडियो एक वायरल कर रही है, मैं नहीं ये किसका बच्चा है जी, या डॉक्टर भी हो सकती है वीडियो, लेकिन बाहर अगर ये वीडियो ठीक है तो किसी के ऊपर हम अलैज नहीं करते, ना मेरे पास उनका कोई डीएनए बच्चे का, ना ये रिश्तेदारी किसकी है। लेकिन अगर ये बच्चा है और ये वीडियो वायरल हुई है और इसके साथ जिस तरीके से शो किया जा रहा है, पीछे आवाज़ भी कोई बंदा बोल रहा है, तो क्या एक बच्चे की वीडियो जो है वो नहीं है जी? मैंने असल में टीम को भिजवाई थी, वो इसमें ये पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि बच्चा है छोटा सा, बिल्कुल छोटी बेबी साइकिल है, और वहाँ पे वो उसके ऊपर वो हैट उसने पहना, और साथ एक आध और भी साइकिल है, पीछे एक पुलिस की गाड़ी है, एक एम्बुलेंस है, और इस तरह और चीज़ें भी हैं, और सड़क बंद की गई है, और वो टैक्स पेयर के पैसे से, अगर वो किसी हुकूमती शख्सियत का अगर कोई लखते जिगर है या उनका कोई रिश्तेदार अजीज़ो कारब है, तो मैं समझता हूँ ये हमारा सवाल बनता है, टैक्स पेयर का पैसा है कि इस तरीके से जो इनके लोगों के लिए तो मुल्क या इनके बच्चों को इस तरीके से तो नहीं बना। तो अब मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत सारी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है एक रिपोर्ट ना देख लें, ताकि आगे बहुत अहम चीज़ें हैं। प्राइस ऑफ फॉल रिपोर्ट की तरफ हाँ। कल तक तनकीद के नश्तर चलाने वाले आज मुंह छुपाए बैठे हैं। प्रेम रंगपुरी ने क्या खूब कहा है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पुराने दोस्त भी गए लेकिन केसेस के अंबार आ गए। अब देखिए कहां तक चलता है नायब कप्तान का साथ, क्योंकि सुना है वो भी तलखियों पर आ गए हैं। एंड फॉल जो है वो तो किरची वाली चीज़ें जो आपने देख ली कि कोई बंदा साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी का बड़े वुज़रा, बड़े ओहदेदार, दाएं बाएं आगे पीछे खड़े होने वाले सेल्फी ग्रुप सारे जो हैं, कोई माथे पे गोली मारने की दावत करता था दावे, और अब झंडा थामने की शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने भी बात की है, मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ चुप हो गई, कुछ पुरस्कार तौर पर कोई बड़ा को बयान को दबंग किस्म का नहीं आया। वो मुलाकात के बाद कोई और भी चीज़ें इस तरह की आई सामने कि शायद कोई तलखी हुई, उसकी तरदीदें भी आई इस तरह।
तो चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ख्याल है यहाँ पर ब्रेक की आगे तरफ हमारे पास चूंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, बड़ी अहम खबरें आज आपसे शेयर करनी है, लेकिन चूंकि आज बजट के हवाले से भी एक बड़ा इवेंट हुआ है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है और तरक्याती मनसूबों के लिए 11 खरब और 50 अरब की रकम जो है तारीखी जो है रकम मुख्तस की है जी, और दफाई अखराजात में भी बकौल गवर्नमेंट के उन्होंने इजाफा किया। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं अभी इसको चेक किया कि किया है या नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर बाज़ दफ़ा कोई चीज़ होती और है और बाद में और दिखाई जाती है, तो लिहाजा इस पर अथेंटिक नहीं कि जब कंपैरिजन कर सको किस जगह पे कटौती की है। अस्टैरिटी में थी, क्योंकि मुझे पता है पहले भी अफवाज पाकिस्तान ने पिछली हुकूमत में भी उन्होंने कट लगवाए हैं और बहुत सारी मराद जो उनकी कम हुई हैं। अभी ये जो कर रहे हैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है और उसके जो कागजात हैं बजट के और कॉपियाँ हैं वो सिक्योरिटी हिसार में इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी हिसार में पहुंचाई गई। इस हवाले से बात करेंगे असद खल साहब से। असद खल साहब, इस बजट से कौन खुश है, कौन नाराज़ है, क्या आवाम को रिलीफ दिया गया? देखिए, ये बजट अल्फाज का गोरख धंधा होता है और ये आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी, पता नहीं आवाम को समझ आपको आ गई हो। इसमें फिगर वर्क होता है और इतना ओवर यानी वो होता है कि इसके अंदर जो इतनी मुख्तलिफ चीज़ें मद में होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं कि आवाम को क्या रिलीफ मिला इसमें, क्या महंगाई कम हो जाएगी, अब क्या लोग खुशहाल हो जाएंगे, क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, क्या लोगों को ये चूल्हे बुझ रहे थे या 3 टाइम की बजाय एक टाइम की लोग रोटी खाने पे आ गए, उनके फाकों की ये सूरत हाल हो गई। जो लोग एक की बजाय 2 जॉब कर रहे थे, क्या वो अब वो एक जॉब पे आ जाएंगे? क्या जो लोग घर के सारे फ़र्द भी इकट्ठे करके भी काम वो पूरा नहीं उनकी पड़ रही थी, क्या वो मामला ठीक हो जाएगा? क्या बिजली के बिल पे करने के लिए इस बजट के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप एसी चला सकें? जिनके पास है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिस तरह बिजली के जो रेट हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पाए। क्या इतना आपके पास होगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी ले सकें या लीज करा सकें या अपने बच्चों को अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ा सकें या उनकी ट्यूशन रख सकें, या आप ग्रॉसरी के लिए जो है पहले जिस तरह वो आप सौदा वाफर में लाते थे कि वो अब और ज़्यादा ले आएंगे या उससे भी कम होगा? देखिए, इसका जो इफेक्ट है अवाम जो है उस चीज़ से हमारा तो गर्ज है, हम तो अवाम की बात करेंगे। ये अल्फाज का गोरख धंधा है कि इतनी मासल से आमदन हो गई, इतनी एक्सपोर्ट से, ये सारी हवा में बातें हैं। खसारे का हर दफ़ा हमारा बजट पेश होता है, कभी आज तक किसी ने सोचा कि हम इतना टैक्स भी लेते हैं, हमको माचिस की डिब्बी भी लेने जाते हैं ना, हम जूता भी प्लास्टिक का को लेने जाएंगे, आप छोटी सी छोटी भी चीज़ ले जाएं तो उस पर टैक्स काट लेते हैं और वो हमसे लिया जाता है। वो जो फैक्ट्री वाला है या जो मैन्युफैक्चरर है वो तो आवाम पे डाल देता है। आप चाय की पत्ती लेने जाए, कहीं भी ले जाए, उसके साथ लिखा होता है कि इतना विद होल्डिंग टैक्स है। आगे खजाने में वो कितना जाता है, कितना वो खाते हैं। आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप खाना खाएं 600 1000, अब तो 1000 का शायद कप आपको चाय का मिलता है, 15-25 हज़ार आपका एक नाइट के स्टे का होता है, वो सारे GST काट लेते हैं। अब वो अरबों रुपया इकट्ठा होता है, वो किधर चला जाता है, किन की जेबों में जाता है? अगर हमारा टैक्स का कलेक्शन का निज़ाम के अंदर 2 नंबरियाँ बंद हो जाए तो जितना हम टैक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आप हर बंदा जो है ना, गरीब से गरीब भी कोई चीज़ भी लेने जाता है, वो फाइलर है या नहीं फाइलर, जब वो दुकान से चीज़ लेने जाएगा तो उसको तो विद होल्डिंग टैक्स साथ लिखा हुआ है और वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर ने देना है, वो दुकान वाला भी उससे लेता है, मैन्युफैक्चरर आगे डाल देता है और आवाम की जेबों से तो निकल जाता है वो पैसा, लेकिन खजाने में नहीं जाता। वहाँ चोरी कौन कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? अब पीछे भी आपने देखा कि अरबों रुपए वो कह रहे हैं जिम्मेदार हुकूमत के जो है हम ओहदेदार हैं या वो मतलब वैसे उनके रहनुमा हैं, नो डाउट, मतलब करने असम्बली कौमी मतलब सारा रहे हैं उनको, और वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोग जो है अरबों रुपए ला के जा रहे हैं। PTI नून लीग पे इल्ज़ाम लगाती है, नून लीग जरदारी साहब के, उनके भी अभी केसेस चल रहे हैं, नून के भी अभी केसेस चल रहे हैं और आगे इनके भी केसेस जंगतरीन साहब के भी FI में थे ना, और सारों के जरदारी साहब के चल रहे हैं, शरीफ फैमिली के चल रहे हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब की जो हमजा साहब के वाले से, इस तरह नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के, जरदारी साहब उनकी फैमिली से। तो अब मामला ये है कि ये जो बजट है ना, आप मुझे बताएं, मैं तो ये सुबह वज़ीर ख़जाना ने जो मैं उनके पढ़ देता हूँ जो सुबह से, क्योंकि इसके अंदर मैं इसमें क्या करूँ, मुझे तो मेरी आवाम से गर्ज है कि क्या मेरी आवाम को 2 या 3 टाइम की रोटी खाने का मिल जाएगा? क्या आपने जिस घर में रहते गरीब आदमी किराए पे ही रहता होगा ना, अपना मकान तो नहीं ले सकता वो। आजकल के दौर में तो एक जो 5 मरले का मकान भी 1.5-2 करोड़ पे पहुंचा हुआ है। अगर आम आबादी में भी जाए तो करोड़ से नीचे नहीं होगा।
वो तो नहीं बेचारा ले सकता, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। वो तो अगर ऊबर पे जाएगा या स्कूटर पे भी जाएगा तो पैसे इतने अफोर्ड करने को, दफ्तर ही जाएगा 25-30 हज़ार तनख्वाह है तो 20 हज़ार तो उस पर लग जाएंगे। ऐसे ही है ना, पेट्रोल जितना महंगा है आपका, आप ट्रांसपोर्ट पे जाएं, किरायों का हाल देख लें, आप मंडी दुकान पे सब्जी लेने चले जाएं, एक दिन की सब्जी 1500 का आपको पड़ जाती है, 3 अफराद भी अगर आप, मुझे बताएं कहाँ से लोगों का आपने जीना आराम किया हुआ है। और ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, इस चीज़ का मैं इतराफ़ करता हूँ कि मौजूदा जो PDM हुकूमत है ना, या नून लीग की जो हुकूमत जो लीड कर रही है, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी सियासत दफन करके रियासत बचाई है। क्योंकि जो बैगेज था ना पिछला, जो PTI का 9 अप्रैल से पीछे चले जाए ना, सर्वे निकाल लें, उनके अपने लोग टीवी शो टॉक शो में फेस करने के लिए तैयार नहीं थे हमारे सामने, वो नहीं आते थे, हलकों में जाने के करीब नहीं थे, डिलीवर परफॉर्मेंस उनकी नील हो चुकी थी, ग्राफ उनका नीचे जा चुका था। और मरियम साहबा ने खुद कहा, शायद खाकर नवासी साहब के, नवाज शरीफ, सारों के बयान मौजूद है कि ये गंद का टोकरा हम सर पे क्यों उठाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उठा लिया और उसके बाद नहीं टोकरा उठाया ना उन्होंने, और बाद में उन्होंने कहा जी हमने सियासत की है, अपनी दफन कर दी है, सियासत को पीछे रख के हम रियासत को बचा रहे हैं। तो आप बचाएं, रियासत अवाम से है ना, तो आप अवाम को रिलीफ दें, आपको किसने रोका हुआ है? आप बताएं कि आपने कितना पेट्रोल सस्ता किया, कितना डीजल आपने सस्ता किया। अगर आप कह रहे हैं सारी चीज़ें गलत है तो उस वक्त सब्सिडीज भी मिल रही थी, उस वक्त लंगर खाने भी मिल रहे थे, उस वक्त जो आप, ठीक है आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत चढ़ी उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, अब 300 पे पहुंचा हुआ। तो अगर 300 पे पहुंचा हुआ तो अब आपकी हुकूमत है ना, तो पीछे अगर हुकूमत आई है PTI की तो उस वक्त भी 300 पे तो नहीं था ना। अगर ऑयल पेट्रोल डीजल लोगों को इतने में तो नहीं मिल रहा था ना, इससे आधी कीमत के करीब मिल रहा था, उस वक्त आलमी मंडी में कीमतें भी ज्यादा थी, अब तो कीमतें भी कम है। लेकिन मसला ये है कि $1 अरब के लिए आप IMF के साथ, और आपने गैस की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया, सिंध और बलूचिस्तान में 60% और पंजाब और KPK में 50%। ठीक है, यानी और मैं अगली बात एक खौफनाक आपको दे रहा हूँ, यानी जिस तरह टैंकर माफिया है ना वहाँ पे कराची में, कि यानी सरकारी जो है पानी वो टैंकर माफिया अरबों करोड़ों कमाता है और कहाँ तक जाता है। अब मुझे एक सुई नॉर्दर्न जो है और सदरन वाले बंदा, एक अहम तरीन बंदा जो है अहम ओहदे पे, उसने कहा जी आगे जाके आपको सिलेंडर जो है ना गैस वाले, ये घर में नहीं आएगी, आपको सिलेंडर भरवाने पड़ेंगे पैसे दे के, जिस तरह आप मोबाइल कंपनियों के कार्ड फीड करते हैं। तो लादा जाके आप जनाब पहले पैसे देंगे और लाइनों में लगेंगे वहाँ पे, जिस तरह पैसे लेके लोग आटे के लिए लाइनों पे लगे थे। तो कितनी बात हुई, कितने लोगों की तजलील हुई, और खवातीन और बच्चे और उनकी फैमिली सफ़ेद पोश, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि ये बेचारे जो है ना, कोई सफ़ेद पोश भी होता है, कोई खातून होती है, कोई बंदा होता है, पता नहीं वो माशरे में किस तरह आप उनके मुंह से निकाब हटा के बड़ी बड़ी तस्वीरें टीवी पे चलाते हैं, जैसे आप उनको भीख दे रहे हैं, मतलब भिखारी बना के आपने कौन को। तो मामला ये है कि मैं बजट कहाँ से शुरू करूँ, उन काम पे ख़त्म करूँ। मैं उन काले बक्सों में जो इतने बड़े बड़े आपने तनख्वाहें बढ़ा दी 20-25%, बहुत अच्छा किया सर। कितने मुलाजिम 25 करोड़ में सरकारी हैं, चंद लाख चंद करोड़, 25 करोड़ में 24 करोड़ में कितने करोड़ होंगे, तो तबका सारा वो 1-2 करोड़ होंगे ना, तो उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, वो उतनी चीज़ें महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि तलब और रसद का मसला है, आप डिमांड और सप्लाई का मसला है, अफराते ज़र और किसाद बाजारी का मसला है। जब आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे, जब आप मराद ज़्यादा करेंगे, तो उसके ऊपर भी वही बात है कि वो उतनी महंगाई बढ़ जाएगी, उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो अब मामला ये है कि क्योंकि आगे अब नून लीग की जो लीड पार्टी उनके पास है और उनके ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो निकल जाएगी पतली गली से कि जनाब हमारे पास तो अहम वज़ाराना थी, ना दाखिला थी, ना हमारे पास वज़ीर आज़म, ना हमारे पास और इस तरह चीज़ें। तो अब नून लीग जो है पहले उस हवाले से द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ, उस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद आगे जाके बहुत अहम चीज़ें वो भी डिस्कस करें। इसको जब भी इक़्तिदार से निकाला गया, कहा गया इसकी सियासत अब ख़त्म। नवाज शरीफ को किस बात की सजा दी गई है, इल्जाम तक नहीं है, तो फिर किस बात के लिए मुझे निकाला गया? नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला क्यों आया? मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उसको क्यों निकाला गया और किस लिए क्यों निकाला मनसब से? नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? बोलो क्यों निकाला गया? नवाज शरीफ को फिर क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? मुझे फिर किस बात से निकाला गया भाई? क्यों भाई क्यों?
गुजरांवाला के अवाम क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को बताओ कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, नवाज शरीफ को आपने क्यों निकाला। लेकिन वो हर बार लौटा पहले से मजबूत और ताकत के साथ। इसको एक बार फिर जाना पड़ा, बेटी को मैदान में लाना पड़ा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का नारा जिंदाबाद का ऐसा लगना चाहिए कि एबटाबाद के दरो दीवार और पहाड़ गूंज उठे, वादियां गूंज उठे। पाकिस्तान जो कहते थे नवाज की सियासत खत्म, उनकी खुद की सियासत से जाना पड़ा। जैसे मैंने कहा, आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा, जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाइन तय करूँगा। मैं ये ऐलान करती हूँ, जितनी भी पोजीशंस है, पार्टी पोजीशंस है, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। जो कहते थे नून से शीन निकलेगी, फिर पता चला कहने वालों की तो रूह ही निकल गई। वहाँ शहबाज शरीफ का अजाब आया हुआ है, PDM टूटने वाली है और नून और शीन आमने सामने आएगा। बात करेंगे सानिया 9 मई के हवाले से, और कुछ अहम तरीन किरदार और भी एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया, इस हवाले से असद खल साहब से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ब्रेक पर जाते, ब्रेक पर आने के बाद दोबारा इस पर बात। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपने रिपोर्ट देखी, उस हवाले से असद खल साहब से पूछते हैं कि मियां साहब को क्यों निकाला गया। देखिए जी, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल जो है मेरी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठा दिए और जवाब भी दे दिए। जब सिराजुल हक साहब को उनका कि 7 साल आप सोए रहे, जो पनामा के 436 और भी लोग थे, तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस काजी फाइज साहब के, बल्कि उनसे भी सीनियर हैं बेसिकली, वो चूँकि रिटायर उन्होंने हो जाना है, उनकी सरबराही में एक बेंच था और वहाँ पर हेयरिंग हुई और जमात इस्लामी को उन्होंने सवाल उठाए कि क्या एक बंदे को निकालने के लिए ये सब कुछ किया गया। और उनका सवाल और भी है बहुत सारी, और चीज़ें हम मज़ीद नहीं बात करना चाहते। उसकी समाअत अभी मुलतवी हुई है और साथ जमात इस्लामी ने कहा कि, तो उनका कि बगैर फ्रीकान को 436 को नोटिस दिए बगैर किस तरह हम ये फैसला कर सकते हैं। और क्या सारी सरकारी मशीनरी लग के मिल के जो नवाज शरीफ कह रहे हैं, जो उनका ये मुद्दा है कि पनामा के केस के अंदर, केस था पनामा का और निकाला गया अकामा में, कहाँ पे पिटिशनर ने कहा था कामा केस तो दायर नहीं सुप्रीम कोर्ट कभी हुआ, अगर हुआ है तो मुझे बता दे। तो उनका तो मुद्दा अपनी जगह पे है ना कि पनामा के केस में पनामा भी फिक्स करें ना उनको। बेनिफिशियल ऑनर मरियम साहबा के ऊपर लगाया, वो निकल गई, तो नवाज शरीफ की तो कभी की तो वो रही नहीं पार्क लेन के फ्लैट। अब तो अमेंडमेंट हुई, उससे पहले की मैं बात करता हूँ, जो फैक्ट्स है। लेकिन क्या अकामा का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था? क्या अकामा का केस किसी ने अपनी प्रेयर में बताया था? कभी ऐसे हुआ है? वैसे लॉजिकली मैंने कानूनी माहरीन या आईनी जो माहरीन है, मैं खुद इसमें पिटिशनर था, सब कुछ है, लेकिन आप पनामा के अंदर निकालें ना उनको, पनामा के वाले से उनको चार्जशीट करें। लेकिन अकामा तो बाद में एक चीज आई है, और वो तनख्वाह जो उन्होंने ली भी नहीं, उनका मुद्दा ये है ना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना लेने वाली तनख्वाह एक अजम्पशन में कि आपको तनख्वाह एक चीज आई नहीं आपके पास, तो आप कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं? डिक्लेयर तो वो चीज होगी जो आपके पास है, जो आपके पास है ही नहीं, उसको आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? और दूसरी बात है कि कोर्ट के सामने जो केस होता है, जो पिटिशन होती है, उसमें प्रेयर होती है, उस प्रेयर के अंदर आप बताते हैं कि जनाब ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़, उसके अलावा कोर्ट उसके बाहर तो नहीं जा सकती। वो कहती है आपने प्रेयर में ये, अकामा का केस किसने आज तक दायर किया तो मुझे बता दे, ये मेरा चैलेंज है। अकामा का केस किसी ने अगर दायर किया है तो वो बता दे, ये उनका मुद्दा है, इसलिए वो कहते हैं हमें क्यों निकाला, और वो चीज़ें सारी हैं। और क्यों, अब मसला ये है कि पाकिस्तान के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं, बिलावल का शो, बिलावल का है। देखें, बिलावल के हवाले से उनका वोट बैंक है और भुट्टो लेगसी भी है, शातों की लाजवाल दास्तान भी है। आप भुट्टो से शुरू हूँ, जुडिशल मर्डर भी साहब ने इतराफ़ किया, और एक आमर के दौर के अंदर उनको फांसी भी चढ़ाया गया, ठीक है। और एक इमाम के केस के अंदर 109 के अंदर जो इमाम कभी उससे आज तक फांसी नहीं पाकिस्तान की दुनिया में कभी हुई। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को इशारत हुई, पहले भी हमले हुए, फिर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गया, उनका जो साहबजादा है, फिर वो शाहनवाज के साथ जो हुआ, जहर देने वाली इस तरह की चीज़ को आई। तो आगे बिलावल जो है, जारी बात है, उनका वोट बैंक है, एफिलिएशन है, लोगों की उमसीयत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है, वोट बैंक उनका है। अब ये नून लीग का, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, बिलावल का वोट बैंक है, लेकिन मसला ये है कि नई जो पार्टी बन रही है उसके पास वोट बैंक किधर से वो लाएगी? ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अब ये और फिर इनके आपस के अंदर जो इख्तलाफ थे, अलीम खान के ऊपर विक्टिमाइज किया नून लीग ने उसको, उसने नून लीग को, काफ लीग के साथ उनके मामलात हैं जो भी नहीं हो सकता। तो मसला ये है कि ये बड़ी चीजें जो है ना गैर फितरी से चीजें हैं, गैर फितरी इत्तेहाद है। बहरहाल आगे मुल्क के अंदर कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल जी पाकिस्तान का अजली दुश्मन है दहशतगर्द सनाउल्लाह ज़हरी, अफगानिस्तान में हलाक होने की इतलात आई हैं। इस हवाले से हम स्क्रीन में चीज़ें वो दिखाएंगे भी लोगों को कि ये बेसिकली इसके बारे में वेयर अबाउट्स जो है। और ये पाकिस्तान के आलमी दहशतगर्द जो सनाउल्लाह गफारी है, शाहबुल मुहाजिर जो है अफगानिस्तान में ये हलाक होने की इतलात है। और अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ जो है वहाँ पर ये मारा गया है। और पाकिस्तान का दुश्मन जो है और इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द था जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अवी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफारी और इसके अहल खाना भारत से हिजरत करके जो है ये अफगानिस्तान आए थे और इसका तल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था और इसने मदरसा काबुल से मजहबी तलीम हासिल की थी। दहशतगर्द सनाउल्लाह जो गफारी है ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान बड़ा करके जी दिखाएं ताकि लोगों को पता भी देख सके ये कौन से लोग जो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दियों में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुतअद्दिद हमलों में शरीक रहा। अप्रैल 2020 के अंदर वो इस्लामिक स्टेट जो खुरासान सूबे का सरगना था, जो तमाम तर ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था और हेड ऑफ ऑपरेशन भी था। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसे आलमी दहशतगर्द करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसके सर पर 1 करोड़ जो है $1 मिलियन जो है इनाम भी मुकर्रर किया था। और ये जो है सनाउल्लाह गफारी और जिस तरह उर्फ उसके नाम भी बताया मैंने पहले, पाकिस्तान और दुनिया बेशुमार हमलों का ये मास्टरमाइंड था। और ऑपरेशन जो लीडर और नामजद रहा और काबुल में जिस तरह बताया पाकिस्तानी सफारत खाने और इमाम बारगाह, किस्सा खानी बाजार, पेशावर पर हमलों में मुलव्वस रहा। जबकि नंगरहार अफगानिस्तान में जेल ब्रेक, अज़बकिस्तान और ताजिकिस्तान में राकेट हमलों में मुलव्वस था। इसने ईरान में शाह चिराग मज़ार धमाका और मज़ार शरीफ अफगानिस्तान मस्जिद पर भी हमले किए थे। क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? ऐसे लोग जो मसाजिद तक नहीं, अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ पे तो तफरकाबाजी नहीं कम अज़ कम है। तो बहरहाल चीज़ें हैं बहुत इसके बारे में हैं। और इसके साथ साथ अब जना हाउस के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर जो साना 9 मई जो यौम सियाह के तौर पर हमारे कौमी सलामती इदारों ने उसको डिक्लेयर किया, अस्करी और सिविल इंक्वायरी ए पेज पर नज़र आती है। तो वहाँ पे अब जना हाउस का एक तो और फुटेज सामने आ गई है और उसके अंदर होशरुबा इंसाफ जो है इंकशाफ आता है। और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के हवाले से जो KPK के खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला जिन्होंने किया और आतिफ खान के जो साथी किस तरह उनको चूम रहे हैं और उनको बाकअप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। ये दोनों अगर वीडियो दिखा दें तो लोगों को असल चेहरे जो हैं, ये जो हमारी तनसीबात फौजी जो हमारे शोधा हैं, हमारे यादगारें हैं, उनको जो कर रहे हैं और हमारे ISI GHQ कोर कमांडर और जना हाउस को जो है बानियान पाकिस्तान के नाम से चीज़ें हैं, उनको जो रेडियो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं और इनके पीछे कौन है, ये देखते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी नाज़रीन, ये भी आपने देखा और जना उसके ऊपर हमला जो ये तो है उसने भी बता दिया कि कौन सी लीडरशिप थी और कहाँ से राब्ते थे, कहाँ मनसूबाबंदी, वो भी वीडियो आपने वायरल देखी है, मीडिया पे देखी होगी। अब द लेगेसी ऑफ भुट्टो के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम अपने शोधा जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनके हवाले से ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। पहले लेगेसी ऑफ भुट्टो जो है उसको देखते हैं। भुट्टो का नवासा एक बार फिर सियासत का महवर बन चुका था। जो कहते थे पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात है, अब मुल्क भर से लोगों को पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते देख रहे थे। बाग में तरीकी कामयाबी देखकर लोग हैरान रह गए। सिंध के जो प्रोजेक्ट्स सैलाब से तामीर करने के लिए, सैलाब से निकलने के लिए, अवाम के लिए, उनके लिए वो पूरा तैयारी किया, पूरे स्कीम्स बनाए मेरे लिए कि घरों को हम कैसे तामीर करेंगे, ज़राअत को हम कैसे बहाल करेंगे, गुर्बत का मुकाबला कैसे करेंगे, इतना इरिगेशन का हम कैसे सही करेंगे। मुल्क भर में एक ही नारा था, अगला वज़ीर आज़म बिलावल, अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो।
नाज़रीन, ये आपने रिपोर्ट भी देखी, लेकिन आखिर में प्रोग्राम के आपको दिखाएंगे और शोहदा को हम खुराज तहसीन पेश करेंगे, वो जवान और वो अफसरान जो हम चैन की नींद सोते हैं और वो उनकी जागने की वजह से, और वो कुर्बानियाँ उनकी शहादतों की एक लाजवाब दास्तान है। रिसेंटली आपने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर एक ISI के हाजिर सफर जो ब्रिगेडियर हैं वो भी शहीद हुए हैं। आए रोज़ आप देखते हैं कि हमारे जवान और अफसरान जो उनकी जो है शहादतें जो हैं वो हो रही हैं, और इस वजह से आप देखें कि किस तरीके से हम अगर बात करते हैं और उन लोगों को जब हम गालियाँ देते हैं, उन शहदा की जो फैमिलीज़ है उन पर क्या गुजरती होगी। तो हमें इन शहदा को नहीं भूलना और इनको गाली निकालने से पहले कम अज़ कम मुझे सिर्फ एक चैलेंज है सब के लिए कि आपको अरबों रुपए हम देने के लिए तैयार हैं, क्या अपना बच्चा, अपना लखते जिगर जो है उसको शहीद होने के लिए बॉर्डर पे आप कहेंगे कि ठीक है आप चले जाएं, क्योंकि फ़ौज के अफसरान या जवान जो हर वक्त जो है वो शहादत के आरज़ू लिए होते हैं। तो उसी के साथ मैं उनको सलूट भी पेश करता हूँ, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के उन शहदा को, उनकी फैमिलीज़ को, और इसी के साथ जो प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए और वो तराना सुनते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये कौन है, आओ तुम्हें मैं ये भी बतला दूं, है वो भी बेटे माओ के, हैं भाई वो भी बहनों के, उन्हें भी नींद प्यारी है, थकन उनको भी होती है, मगर सोचो अगर एक रोज तुम्हारी गालियां सुनकर वो सोने को चले जाएं, मगर सोचो अगर एक रोज ठिठुरती सख्त सर्दी में, बरसते बादो बारा में, कयामत खेज गर्मी में वो सोने को चले जाएं, घरों को अपने लौट आएं, तुम्हारी नींद क्या होगी, तुम्हारा चैन क्या होगा। वतन की हर गली हर कूचे में लुट जाएगी बहार, तो ऐ दुश्नाम गर्दो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। तो अब इस फौज को देने से पहले कोई भी गाली जबानों को लगामों से जरा रोके ही रखना तुम, कि वो है मुस्तहिक गाली के या कि फिर दुआओं के। घरों में तुम सुकून से हो, वो खाएं सीनों पे गोली, हर एक त्योहार तुम घर पे करो, वो खेलें खून की होली।